गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। हिंदी में से कहते हैं अध्यारोपण प्रमेय। और नेटवर्क में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, केसीएल, केवीएल, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। अब आवश्यकता क्यों पड़ी इन थ्योरम्स की, आपके सामने मैंने इसको समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स सर्किट रखी है जिसमें 3 सोर्सेज लगे हैं, एक वोल्टेज सोर्स, 2 करंट सोर्स। और सपोज आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आई हियर। ओके, सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 3 लूप, 3 मेश बना दें। कुछ लोग नोडल एनालिसिस के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन इस सर्किट को सॉल्व करने से इजी अगर मैं कहूं कि केवल आपको ये सॉल्व करना है। दस वोल्ट है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ करंट निकालना है। तो क्या आप सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे? मेरे ख्याल से मुंह जबानी निकल जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर। ओके, या आपको ये सर्किट सॉल्व करनी हो, केवल एक ही सोर्स रहता, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम। ओके, और फिर आपको यहाँ पे करंट निकालनी होती, तो ये पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो भी आप बड़ी इजीली निकाल लेते करंट डिवीजन लगा के। या फिर आपको ये सर्किट मिल जाए, करंट यहाँ लगा हो, दिख रहा है? तो ये क्या है, ये जो करंट है 2 ब्रांचेस में बट रही है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये जो सर्किट है इसके मैंने 3 सर्किट बनाई है। यहाँ पे क्या 3 सोर्सेज दिख रहे हैं, 10 वोल्ट, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 वोल्ट, 10 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो अगर इस वोल्टेज सोर्स के प्रभाव से हम यहाँ करंट निकालना है, इस करंट सोर्स के प्रभाव से यहाँ पे करंट निकालना है, इस करंट सोर्स के प्रभाव से यहाँ पे करंट निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें, तो क्या ये इस करंट के बराबर आएगा? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पता है। ओके, दूसरा सवाल ये उठता है, क्या ये हमेशा संभव है? तो जी नहीं, एक कंडीशन है, उस कंडीशन की हम चर्चा करेंगे कि सर्किट कैसी हो, सर्किट हो लीनियर। अब मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे सब एक इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन, V = IR। ओके, अब V = IR है, मतलब कोई वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट है। एक बार आप I को 2 एम्पियर रखो और सपोज R हमने फिक्स कर दिया 2 ओम, तो V हमारा क्या आ जाएगा? V हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 वोल्ट। अब I को आपने 3 रखा, तो V कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। अब आपने I को इकट्ठे 2 + 3 यानी कि 5 रख दिया, तो V कितना आ गया? 10 वोल्ट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आपने 2 वोल्ट रखा था और जब आपने 3 वोल्ट रखा था, तो दोनों के रिजल्ट को आपने ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? 10 वोल्ट। रिजल्ट सेम है, मतलब I को आपने इकट्ठे 5 रखा तो भी 10 वोल्ट आया, और I को आपने अलग अलग 2 और 3 करके सॉल्व किया तो भी 10 वोल्ट आया। अच्छा, अगर यही रहता है V = I²R, तब देखिए जब आप I को 2 रखते तो V क्या था? 2 × 2, 4 × 2 यानी कि 8 वोल्ट। I को 3 रखते तो V की 3 दूनी 6, 3 3 का 9 दूनी 18, 18 वोल्ट। इनको सम कर लो, 18 8 कितना हो गया? 26 वोल्ट। लेकिन अगर आप I को इकट्ठे 5 वोल्ट लग दिए तो 5 5 जा 25 × 2 यानी कि V = हो गया 50 वोल्ट। आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप I को अलग अलग रख के सॉल्व किए तो हो गया, लेकिन इस इक्वेशन में I को अलग अलग रख के सॉल्व किया और I को इकट्ठे रख के सॉल्व किए तो रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है। यानी कि क्या कमी है? देखिए, ये सब इक्वेशन जो है क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या है? एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। यानी कि एक नॉन लीनियर
इक्वेशन में या एक नॉन लीनियर सर्किट में सोर्सेज को अलग अलग रख के उसका इम्पैक्ट निकाल के अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट मैच नहीं करता। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? लीनियरिटी की। अब मैं समराइज करता हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा सोर्सेज हैं और आपको किसी एक ब्रांच में करंट निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो? हर सोर्स का आप अलग अलग रिजल्ट निकालो और सम कर दो, तो आंसर वही आएगा जो आप तीनों को एक साथ अप्लाई करने पे सम प्राप्त होता है। दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन थ्योरम इफ द सर्किट इज लीनियर। यदि सर्किट में कैसे एलिमेंट लगे हों? लीनियर लगे हों, ऐसे एलिमेंट लगे हों जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं। अभी हम स्टेटमेंट पे आएंगे। तो सुपरपोजिशन में क्या है? अब देखिए, जब हमने 10 वोल्ट लगाया तो इसको हटा दिया। हटा क्या दिया? ये क्या है? करंट सोर्स। जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स के प्रभाव को हटा दिया। और करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इसलिए हमने इसको किससे रिप्लेस किया? ओपन सर्किट से। दिख रहा है? जब हम वोल्टेज के प्रभाव को एनालाइज कर रहे थे तो करंट सोर्स को उसके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर दिया। ओके, जब हम इस करंट सोर्स के प्रभाव को एनालाइज कर रहे थे तो हमने क्या किया? करंट सोर्स को कर दिया ओपन सर्किट। और आपको एक बात और बता दूं, जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स, दो फैक्ट है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? मैं समराइज करता हूं। इफ एनी सर्किट, किसी सर्किट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों और आपको किसी एक ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालना है, तो हम उस सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हर सोर्स के प्रभाव को, हर सोर्स के द्वारा हम उस ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालें और उसको जोड़ दें। उस समय बाकी सोर्सेज क्या हों? उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस हों। क्लियर है? तो हम स्टेटमेंट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, आराम से पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट, सर्किट कैसी हो? लीनियर हो और बाई डायरेक्शनल हो। बाई डायरेक्शनल का मतलब मैं भी क्लियर करूंगा, पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, ऐसी सर्किट जो कि लीनियर हो और बाई डायरेक्शनल हो और जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांचेस, किसी एक ब्रांच में आपको करंट निकालनी हो या वोल्टेज निकालना हो, वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम मतलब नॉर्मल आप एडिशन कर देंगे ऑफ द रिस्पॉन्स काज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्स वाइल द रेस्ट ऑफ द सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब आप एक एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सोर्सेज को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, और उससे आप क्या करेंगे? उस ब्रांच में रिस्पॉन्स निकाल लेंगे और लास्ट में सारे रिस्पॉन्सेज को ऐड कर देंगे। ये क्लियर कब होगा? जब आप एक न्यूमेरिकल लगा लोगे। ओके, तो दो कंडीशन दी, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? वेरी इजी, ऐसे एलिमेंट्स लगे हों जिनका नेचर करंट के फ्लो डायरेक्शन से प्रभावित ना हो। जैसे डायोड को देखिए, डायोड में अगर धारा इधर प्रभावित हो रही हो तो डायोड फॉरवर्ड बायस, लेकिन धारा अगर इधर प्रभावित हो तो डायोड रिवर्स बायस। दोनों कंडीशन में डायोड का नेचर क्या होता है? बदल जाता है। तो ये क्या है? एक यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट है। ओके, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस होता है, करंट इधर से फ्लो हो या करंट इधर से फ्लो हो, V इक्वल टू क्या होता है? सिंपल IR। लेकिन यहां पे क्या है? ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, तो ऐसे एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके, लीनियरिटी का मतलब सिंपल, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ, कोई भी स्क्वायर टर्म ना हो। ओके, जैसे थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? एकदम नॉन लीनियर होती है। ओके, तो अगर सर्किट में लीनियर एलिमेंट हो, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट हो, हमने आपको दिखाया भी जब हम V इक्वल टू I स्क्वायर R लेके चल रहे थे, ठीक है, तो I1 और I2 का अलग अलग रिस्पॉन्स I1 प्लस I2 के रिस्पॉन्स के बराबर नहीं आ रहा था।
लेकिन जब V इक्वल टू आई आर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 2 + 3 एक साथ लीजिए, अंतर नहीं आ रहा था। तो ऐसे सर्किट में हम क्या लगा सकते हैं, हम सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो स्टेटमेंट को एकदम क्लियरली समझिए कि इन एनी लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। अब 2 सवाल आता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब वे स्रोत जो अपनी ऊर्जा खुद ही जनरेट कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रांचेस हैं, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 5i है और i को दिखा दिया हमने यहाँ पे, यानी कि इस सोर्स का वोल्टेज यहाँ की करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये स्रोत क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्स। तो अगर कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें डिपेंडेंट स्रोत आता है तो आप उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उनको आप रिप्लेस करोगे किससे, उसके आंतरिक प्रतिरोध से। अब मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, थोड़ा सा मैं इसको टप कर रहा हूं, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 और उसको रिप्लेस करते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट से। आइडियल करंट सोर्स का प्रतिरोध होता है इनफाइनाइट और उसको रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। बड़ा सा स्टेटमेंट है कुछ नहीं। अगर एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे स्रोत लगे हुए हैं तो आप एक एक स्रोत का प्रभाव रखिए, बाकी स्रोतों को रिप्लेस कीजिए उनके आंतरिक प्रतिरोध से। सपोज हमारा वोल्टेज सोर्स आइडियल न हो के प्रैक्टिकल हुआ, सपोज देखिए ये एक मान लीजिए सर्किट है, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं और ये आइडियल नहीं है, तो भाई आप इसका प्रभाव देखिए यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये प्रभावहीन होगा। बस क्या करेगा, जो भी इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल r, आप वहां पे रिप्लेस कर दीजिए। ओके, आइडियल है तो आइडियल क्या माना था, वोल्टेज सोर्स का आइडियल प्रतिरोध कैसा होता है, 0। ठीक है, प्रैक्टिकल है तो स्मॉल r। ओके, तो आप स्टेटमेंट को एक बार नोट कर लीजिए बढ़िया से। मैंने इसमें मैं एक बार लिख देता हूं शॉर्ट में ताकि आप फोटो ले सकें इसके। लीनियरिटी का मतलब ओम के नियम को फॉलो करें, दैट इज V इक्वल टू आई आर। बाई डायरेक्शनल मतलब करंट फ्लो की डायरेक्शन से प्रभावित ना हो, डायरेक्शन से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ओके, नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल दे देता हूं, थर्मिस्टर। वाइवा वगैरह में आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ओके, बाकी बहुत ही इजी थ्योरम है। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से थ्योरम को समझेंगे। ओके, आप देख रहे हैं सर्किट में क्या है, केवल रेजिस्टेंस लगा है, यानी कि सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है। ये लीनियर भी है और बाई डायरेक्शनल भी है। हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। अब या तो एक तो टेक्निक है कि आप अपना केवीएल केसीएल लगा के इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। बेस्ट क्या है, हम क्या करेंगे, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है, हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो केस 1, केस फर्स्ट में क्या रहेगा, हम इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे, इसको इनएक्टिव कर देंगे, तो सर्किट क्या बन जाएगी, तुरंत सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 18 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम में निकालना है। इस आइडियल सोर्स है, कुछ कहा नहीं है प्रश्न में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन, ये हो जाएगा, क्या होगा, ओपन सर्किट। देखिए ओपन सर्किट का मतलब क्या, खत्म। सवाल कितना बच गया, मात्र इतना, 18 6 3 9, यानी कि यहां पे अगर हम I1 निकालें तो I1 कितना आएगा, सिंपल 18/6 + 3 यानी कि 2 एम्पियर। केस सेकंड में देखें, केस 2 में क्या है, हम इसका प्रभाव एनालाइज करेंगे।
तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 ओम। 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, यहाँ 9 एम्पियर आ रही है, हमें करंट इस दिशा में निकालनी है, 6 ओम, 3 ओम, 10 ओम। अब ये जो करंट 9 एम्पियर यहाँ आ रही है वो इन दोनों रेजिस्टेंस में बड़ा इजी लगा सकते हैं अगर आपको करंट डिवीजन रूल पता हो। मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, जिन बच्चों को दिक्कत होगी। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर एक रेजिस्टेंस समझिएगा R1 है, R2 है, और यहाँ पे करंट आपकी सपोज I है, तो ये करंट जो है इन दोनों रेजिस्टेंस में बटेगी, यहाँ पे I1 में और यहाँ पे I2 में। तो फॉर्मूला क्या था, I1 इक्वल टू, अगर इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो इस रेजिस्टेंस को रखते हैं ऊपर, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू मेन करंट I। अगर I2 निकालनी है तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। दिस इज करंट डिवीजन रूल। ये रूल बहुत ही इजी है, इसको आप सिंपल केवीएल लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, जिनको प्रॉब्लम होगी इसके प्रूफ में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका प्रूफ भी डिराइव कर दूंगा। तो मैं अभी से मिटा रहा हूं, ओके, या मैं ये निकाल देता हूं। तो हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो ये करंट हमें इस दिशा में चाहिए, लेकिन अभी हम क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, सपोज इधर। तो ये करंट क्या हो जाएगी, अगर इसमें उसको आपने I2 का नाम दिया, इसको I1 नाम दे चुके हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू, इस ब्रांच में करंट निकालने तो इधर का रेजिस्टेंस रखेंगे 6/6 प्लस 3 इंटू मेन करंट 9। तो 6 प्लस 3 9 9, यानी कि I2 आ गया 6 एम्पियर इस दिशा में। अब आपको कौन सी करंट चाहिए, I। ओके, तो I जो क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्राइक सम होगा, बीजगणितीय योग। ठीक है, तो करंट दिशा जो निकालनी है क्वेश्चन में इधर दिखाया है, तो I इक्वल टू आप लिख सकते हो I1, और ये करंट की दिशा आप जो निकाल रहे हैं इस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, योग। ये योग क्या है, -I2। अरे आपको अगर 5 एम्पियर इधर फ्लो करें तो इधर कितनी फ्लो हो रही है, -5 एम्पियर। तो 6 एम्पियर इधर, तो इधर कितना होगा, -6। तो रिजल्ट क्या हो गया, I1 आया 2 एम्पियर -6 एम्पियर, तो I निकल गया आपका -4 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ओके, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ऐसा कोई सर्किट जो लीनियर हो, बाइडायरेक्शनल हो, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों, तो किसी ब्रांच में रिस्पांस हम निकाल सकते हैं जब आप एक स्रोत को एक्टिव रखिए और बाकी जितने भी स्रोत हैं उनको रिप्लेस कर दिए उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो हम जब 18 वोल्ट लिए तो करंट को हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट। ओके, जब आपने करंट सोर्स को लिया तो वोल्टेज को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। दोनों के द्वारा आपने अलग अलग इस ब्रांच में रिस्पॉन्स को निकाला और फाइनल क्या कर दिया, आई जो निकालना था इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दिया। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको जो निकालना है उसका डायरेक्शन का भी बोध हो जाए। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे डिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है, जो थोड़ा आगे नेक्स्ट लेवल पे है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस बार हमने 3 स्रोत लिए हैं, आप ध्यान से देखिए। और हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। इस रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है। आप देखिए एक डायमंड शेप में जो वोल्टेज स्रोत है इसका मान हमने क्या दिया 3i, और आई क्या है 3 ओम में बहने वाली धारा, और इस स्रोत को हम क्या कहते हैं, दिस इज योर डिपेंडेंट सोर्स। ये स्रोत क्या है, डिपेंडेंट है। इसका जो वोल्टेज है यहां की करंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो क्या हम पहला क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो सर्किट लीनियर भी है, सर्किट बाई डायरेक्शनल भी है, और सर्किट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्रोत भी
उपलब्ध हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका, केस फर्स्ट, केस वन। अब केस वन में क्या है, पहले हम एक वोल्टेज को एक्टिव रखेंगे, बाकी को इनएक्टिव। तो हम 24 वोल्ट को एक्टिव रखते हैं, ये हमने एक्टिव। इसको इनएक्टिव करना है, मतलब इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि इसको हमने कर दिया ओपन सर्किट, दिस ब्रांच इज ओपन। ओके, प्लस माइनस 3i। ओके, तो पहले केस वन में इसको क्या मान लिया, यहाँ पे इसकी करंट i1 है, तो जब ये i1 है तो ये भी क्या जाएगा i1। ओके, तो i1 निकालने के लिए क्या सबसे आसान तरीका क्या है, हम इस पूरे मैश में एक बार क्या लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लगाते ही ओके, तो -24 प्लस 3i1 प्लस 2i1 प्लस 3i1 इक्वल टू 0। कैसे है, यहाँ का वोल्टेज 24 -24, 3 इंटू i1 प्लस 2 इंटू i1, और यहाँ का वोल्टेज 3i1। तो सॉल्व करेंगे तो i1 का मान कितना हो गया, i1 का मान हो गया 3 2 5 3 8, 24/8, यानी कि i1 आ गया आपका 3 एम्पियर। ओके, केस 2 चलें। ओके, केस 2 देखिए, केस 2 में फिर सर्किट हम रीड्रॉ करेंगे। इस बार हम इस करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे। हमने डिपेंडेंट स्रोत को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं किया, ऐसे हमने पहले ये भी आपको बताया था कि अगर हम किसको डिस्टर्ब करते हैं, इंडिपेंडेंट स्रोत को। तो इस बार वोल्टेज स्रोत को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ओके, ये आपका करंट स्रोत, ठीक है, 3 2 7 3, और इस करंट को क्या मान लिया केस 2 में i2, यहाँ करंट क्या हो गया i2। ओके, अब हमें i2 निकालना है। यहाँ पे एक नोड बन गया, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक नोडल एनालिसिस लगा दिए, यहाँ पे आपने मेश एनालिसिस लगाई। तो यहाँ के वोल्टेज को आपने क्या मान लिया, VA, इसको कर दिया ग्राउंड। ठीक, इस पॉइंट पे आप जब KCL अप्लाई करोगे, तो KCL अप्लाई करने के लिए देखो, मान लिया आपने क्या, एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर है, तो इस नोड पे तीनों करंट का सम क्या होगा 0। तो इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, देखिए VA वोल्टेज कितना है 0, VA माइनस 0/3, दैट इज VA/3 नोडल क्या होता है, यहाँ पे हम कौन से एनालिसिस लगा रहे हैं, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। तो नोडल में क्या होता है, अगर सपोज ये x है, यहाँ की करंट y है, यहाँ की करंट z है, तो x प्लस वाई प्लस z का मान कितना होता है 0। अब x का मान क्या है, इस ब्रांच में बहने वाली धारा क्या है, यहाँ का वोल्टेज और वहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, तो क्या है VA माइनस 0/3। इसमें जाने वाली धारा क्या है, इधर धारा 7 जा रही है, तो इधर धारा क्या होगी -7 प्लस z VA माइनस 3i2/2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, एक इक्वेशन और देखिए, यहाँ की धारा को आपने i2 मान रखा है, जिसको आप x कह रहे हो, ठीक है। तो i2 धारा क्या है, अगर दिशा ये देखिए, VA माइनस 0/3 इक्वल टू x इक्वल टू -i2। ओके, यानी कि सिंपली ये दूसरा इक्वेशन क्या आ गया कि VA/3 इक्वल टू -i2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दिए और i2 का मान निकाल लीजिए। तो i2 का मान क्या है
माइनस वी ए बाई 3 पुट कीजिए। सॉरी, आपको वी ए को रिप्लेस करना था तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि वी ए हो गया -3i2 रख दीजिए, -3i2/3 -7 और फिर वी ए को रख दिया -3i2 -3i2/2 इक्वल टू 0। यहाँ से i2 का मान आ गया कितना, 3 से 3 कट गया, 3 3 6, 3 3 6/2 यानी कि 3 -3 -4 -7/4 एम्पियर। ओके, तो आई का मान क्या हो गया, आई का मान हो गया i1 प्लस i2। i1 कितना, 3 प्लस -7/4 यानी कि 12 में से 7 क्या, 5/4 एम्पियर। उस प्रॉब्लम सेकंड अपने में थोड़ा सा और बेहतरीन था सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। ओके, इसमें हमने एक डिपेंडेंट सोर्स लेके भी चर्चा किया। इस क्वेश्चन को आप बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के भी आराम से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ एक नोडल एनालिसिस लगाते हैं और एक बार केवीएल लगाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से भी इजी हो गया। ओके, एक बार इस ब्रांच को हटा दी, फिर एक बार इस स्रोत को हटा दिया और एक बार इस स्रोत को हटा दिया। ओके, एक टॉपिक और हम कवर करेंगे, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। इसमें क्या है, हमने बताया कि जो करंट और वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जो आई होता है वो i1 प्लस i2, या अगर v है तो v1 प्लस v2, प्लस माइनस ले लीजिए। ओके, मतलब करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन पावर के केस में P इक्वल टू P1 प्लस माइनस P2 नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पावर इज, क्वेश्चन इज व्हाट, नॉन लीनियर। समझ रहा है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होता है ओनली करंट एंड वोल्टेज के डायरेक्शन में। अगर आपको पावर निकालना है तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना होगा। देखिए, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू i1 प्लस i2। अच्छा, i1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकालिए, √P1 बाई R1 प्लस √P2 बाई R2। ओके, अब यहां से पावर निकालना हो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R, तो इसका स्क्वायर, √P1 बाई R1 प्लस √P2 बाई R2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालना होगा। ओके, तो सुपरपोजिशन जो है पावर के केस में डायरेक्ट सम नहीं होता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। समझ रहा है? तो करंट निकालना हो किसी ब्रांच में, वोल्टेज निकालना है तो आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पावर के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ओके, दूसरी एक चीज और डिस्कस करनी है, लीनियरिटी केस में अगर कोई सर्किट लीनियर है तो y इक्वल टू समथिंग ax है, तो मैंने एक चीज तो बताया कि अगर आप y1 इक्वल टू ax1 रखते हैं, y2 इक्वल टू ax2 रखते हैं, फिर y इक्वल टू सीधे x1 प्लस x2 रखते हैं, तो ये सिंपल y1 प्लस y2 के बराबर रहता है। तो इसमें एक और चीज है कि अगर आप x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो y में भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लिनियरिटी के अंदर एक और चीज लागू होती है जिसको बोलते हैं हम होमोजेनिटी। ठीक है, सर्किट लीनियर है तो आप किसी स्रोत में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो पूरे सर्किट के रिस्पांस में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में बोलूं कि अगर Vs ये जो स्रोत है इसके वोल्टेज को हम 10% बढ़ा दें तो V4 में क्या परिवर्तन होगा, तो आंसर होगा
कि V4 में भी 10% का ही इंक्रीमेंट होगा। दिस इज होमोजेनिटी। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर कोई सर्किट में लीनियरिटी है तो उसमें होमोजेनिटी भी खुद ही अप्लाई हो जाती है। लेकिन इसके पावर में क्या होगा? क्या पावर भी 10% ही बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P4 इक्वल टू V4 का होल स्क्वायर बटे R4। ओके, तो कोई चीज 10% बढ़ जाती है 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सुपरपोजिशन डायरेक्ट आप करंट एंड वोल्टेज पर अप्लाई कीजिए। पावर के लिए जब भी यूज करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये मुझे लास्ट बताया थी कि सुपरपोजिशन में करंट एंड वोल्टेज में डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन पावर में डायरेक्ट नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज क्या बताई थी कि अगर सर्किट हमारी लीनियर है और सोर्स में 10% का इंक्रीज हो या 10% का राइज हो फॉल हो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स भी 10% बढ़ जाता है। ओके, तो ये ऑल अबाउट था सुपरपोजिशन थ्योरम। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरम हम और करेंगे, थेवेनिन थ्योरम। इन दोनों को समझने के बाद ही हम बायसिंग पे मूव करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए सुपरपोजिशन में। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत सर्किट को कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है? इट इज़ वेरी यूजफुल। और जब आप इस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो बड़ी सर्किट में बहुत ही आसानी से, इवन ओपैम्प वगैरह की जब सर्किट आप सॉल्व करेंगे, एडर बनाएंगे, सब्सट्रैक्टर बनाएंगे, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसका अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि सोचिए करंट सोर्स ओपन होते ही एक ब्रांच हट जा रही है, शॉर्ट होते ही वोल्टेज ड्रॉप कम हो जा रहा है, तो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम्स हम पढ़ते हैं वो स्पेशली क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।